बच्चों, पिछली तासिका के समय हमने कक्षा 6ठी में पाठ क्रमांक 4 कौलन और उनकी पत्नी कनकी के माध्यम से पाठ की जानकारी ली तथा पाठ के नीचे के शब्दार्थ, मुहावरे, लोकोक्ति तथा मौखिक और लिखित प्रश्नों की जानकारी लेने के बाद हम पन्ना क्रमांक 33 पर जो भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न है, इन प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। पन्ना क्रमांक 33 भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में पहला उपप्रश्न, समान अर्थ वाले दो शब्द चुनकर लिखे। जैसे एक शब्द के समानार्थी दूसरे शब्द यहाँ पे लिखना है, जिसका हम क्या करते हैं, समानार्थों के माध्यम से उन शब्दों को लिखते हैं। जैसे गहना, गहना यानी आभूषण, अलंकार। गहना यानी आभूषण, अलंकार। दूसरा शब्द प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी इज्जत, आदर, मान सम्मान। प्रतिष्ठा यानी इज्जत, आदर, मान सम्मान आदि समानार्थी शब्द हम लिख सकते हैं। बहुमूल्य, कीमती, मूल्यवान। बहुमूल्य इस शब्द का समान अर्थ वाला शब्द कीमती, मूल्यवान। कारागार, कारागार यानी जेल, बंदीगृह और कारागृह भी हम कह सकते हैं। कारागार, जेल, बंदीगृह। अपराधी, दोषी, कसूरवार। इस तरह के हम समान अर्थ वाले दो शब्द चुनकर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्कल दिया गया है, उस सर्कल में यह शब्द दिए गए, इन शब्दों के हमें क्या करना है, समानार्थी शब्द चुनकर लिखने हैं। जैसे गहना, आभूषण, अलंकार। प्रतिष्ठा, इज्जत, आदर। बहुमूल्य, कीमती, मूल्यवान। कारागार, जेल, बंदीगृह। अपराधी, दोषी, कसूरवार आदि। अब भाषा ज्ञान के अंतर्गत दूसरा उपप्रश्न, निर तथा सु उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए और उनके अर्थ लिखे। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें निर तथा सु उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने हैं और उन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। जैसे निर, अब धन शब्द के पहले निर उपसर्ग आ गया है। जैसे शब्द बन गया निर्धन। निर्धन का अर्थ है गरीब। निर्धन यानी जिसके पास धन का न होना, उसे क्या कहा जाता है, गरीब। जल शब्द को निर उपसर्ग लगा है, शब्द हो गया निर्जल। निर्जल यानी बिना पानी के, निरंकार। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे माताजी पिताजी श्रावण महीने में, सावन के महीने में उपवास करते हैं, वो भी कैसे, बिना खाए पिए। निर्जल, निरंकार यानी बिना पानी के। अब दूसरा शब्द बल, बल के आगे निर उपसर्ग लगाए, निर्बल। निर्बल का अर्थ है बलहीन, जिसके पास शक्ति का न होना, उसे हम कमजोर भी कह सकते हैं। बलहीन, बिना शक्ति का, कमजोर। उसके बाद जन, जन का मतलब है निर्जन। निर्जन यानी सुनसान जगह। जन शब्द को निर लगने के बाद शब्द हो गया निर्जन। जैसे निर्धन, बिना धन के, उस प्रकार निर्जन यानी सुनसान जगह, जहाँ कोई नहीं जाता।
आगे का शब्द पुत्र, उसको सु उपसर्ग लगाए, शब्द हो गया सुपुत्र। सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। सुगंध, सुगंध यानी अच्छा गंध, सुगंध यानी अच्छा गंध। सुलेख, सुलेख यानी अच्छा लेख या फिर सुंदर लेख। जैसे लेख इस शब्द को सु उपसर्ग लगाए, शब्द हो गया सुलेख, सुंदर लेख। इस तरह से शब्दों के आगे जब उपसर्ग लगता है उसे हम, शब्दों के आगे जो प्रत्यय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे धन शब्द के आगे निर उपसर्ग लगा है, शब्द हो गया निर्धन गरीब। उसी प्रकार जल, जल के आगे निर, निर्जल, निर्जल यानी निरंकार बिना पानी के। बल, बल के आगे निर, निर्बल बलहीन कमजोर शक्तिहीन। जन, जन के आगे निर, निर्जन सुनसान जगह जहाँ कोई न जाता हो, निर्जन स्थल जिसे हम कहते हैं। पुत्र, पुत्र के आगे सु उपसर्ग लगाए, सुपुत्र अच्छा पुत्र। गंध के आगे सु उपसर्ग लगाए, सुगंध अच्छा गंध। लेख के आगे सु उपसर्ग लगाए, सुलेख सुंदर लेख। इस तरह से भाषा ज्ञान के अंतर्गत तीसरा उपप्रश्न, संयुक्त व्यंजन के 5 शब्द पाठ से चुनकर लिखे। देखो संयुक्त व्यंजन यानी मराठी में उसे हम क्या कहते हैं, जोड़ाक्षर वाले शब्द, जोड़ाक्षर वाले शब्द। जैसे मूल रूप में संयुक्त यह शब्द भी जोड़ाक्षर का है, उसके आगे व्यंजन का शब्द भी जोड़ाक्षर से बना है। संयुक्त व्यंजन के 5 शब्द पाठ से चुनकर लिखे। इस पाठ में संयुक्त शब्द जो आ गए ना उनको लिखना है यहाँ पे चुनकर, जैसे मैंने लिखे हैं। पहला शब्द यहाँ पे दिया हुआ है कनकी, दूसरा गृहस्वामी, तीसरा सम्मानपूर्वक, चौथा धान्य, पांचवा व्यापार या फिर व्यापार, और छठा पृथ्वी, पृथ्वी यानी क्या, धरती। इस तरह के आप लोग संयुक्त व्यंजन के 5 शब्द पाठ से चुनकर बड़े आसानी से लिख सकते हैं। संयुक्त अक्षर यानी जोड़ाक्षर वाले शब्द, कनकी, गृहस्वामी, सम्मानपूर्वक, धान्य, व्यापार, पृथ्वी आदि शब्द जोड़ाक्षर वाले शब्द है। जैसे इस उपप्रश्न में संयुक्त, व्यंजन, शब्द आदि शब्द जोड़ाक्षर वाले शब्द है। अब आगे के पन्ने पर हम बढ़ते हैं। भाषा ज्ञान के अंतर्गत चौथा उपप्रश्न, पूर्वक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय यानी शब्द के पीछे प्रत्यय लगता है उसे, शब्द के पीछे जो प्रत्यय लगता है उसे सफिक्स यानी प्रत्यय कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान अधिक पूर्वक, ध्यान पूर्वक, पूर्वक शब्द के, ध्यान इस शब्द के पीछे पूर्वक प्रत्यय लगाए, शब्द हो गया ध्यान अधिक पूर्वक, ध्यान पूर्वक। इस तरह से शब्दों को पूर्वक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए। ध्यान अधिक पूर्वक, ध्यान पूर्वक। आगे साहस अधिक पूर्वक, साहस पूर्वक। प्रेम अधिक पूर्वक, प्रेम पूर्वक। धैर्य अधिक पूर्वक, धैर्य पूर्वक। बल अधिक पूर्वक, बल पूर्वक। आदर अधिक पूर्वक, आदर पूर्वक। सुख अधिक पूर्वक, सुख पूर्वक। शांति अधिक पूर्वक, शांति पूर्वक। जैसे मूल शब्द के पीछे जो प्रत्यय लगता है उसे सफिक्स यानी प्रत्यय वाले शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पे शब्द दिए गए हैं ध्यान पूर्वक,
प्रेम पूर्वक, बलपूर्वक, सुखपूर्वक, साहसपूर्वक, धैर्यपूर्वक, आदरपूर्वक और शांतिपूर्वक। यानी मूल शब्द के पीछे पूर्वक प्रत्यय लगता है तो शब्द बनते हैं जिसका लेखन हमने यहाँ पे किया है। ध्यानपूर्वक, प्रेमपूर्वक, बलपूर्वक, सुखपूर्वक, साहसपूर्वक, धैर्यपूर्वक, आदरपूर्वक, शांतिपूर्वक। ये शब्द क्रिया विशेषण है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, कोलन और कनकी सुखपूर्वक रहने लगे। अब कोलन और कनकी कैसे रहने लगे? तो सुखपूर्वक, यानी कैसे रहने लगे यह क्रिया है और क्रिया विशेषण हो गया सुखपूर्वक। इसी तरह ये सभी शब्द क्रिया विशेषण वाले शब्द होते हैं। कोलन और कनकी सुखपूर्वक रहने लगे। इस वाक्य में कैसे रहने लगे का उत्तर मिलता है सुखपूर्वक। इसी तरह क्रिया के बारे में देखो, अच्छी तरह से सुनो। इसी तरह क्रिया के बारे में कैसे, कहाँ, कब, कितना आदि प्रश्न पूछने पर उत्तर में जो शब्द आते हैं वे क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इन प्रश्नों के आधार पर ही क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। देखो और एक बार सुनिए क्रिया विशेषण की व्याख्या। इसी तरह क्रिया के बारे में कैसे, कहाँ, कब, कितना आदि प्रश्न पूछने पर उत्तर में जो शब्द आते हैं वे क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इन प्रश्नों के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रमुख भेद है। प्रमुख यानी मुख्य, भेद यानी प्रकार। क्रिया विशेषण के 4 प्रमुख भेद है। जैसे पहला भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया कैसे हुई है इसका हमें क्या होता है पता चलता है। जैसे तेज गति से हुए, जल्दी हुए या जोर से हुए। क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया कैसे हुई है इसकी गति, तेज, धीमी, जल्दी, जोर से आदि का हमें पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्रिया कैसे हुई है इसका हमें पता चलता है। जैसे गति से, तेज गति से, धीमी गति से, जोर से, जल्दी से आदि। अब आगे का प्रकार स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया कहाँ हुई है इसका हमें पता चलता है। क्रिया का स्थान जिससे हमें पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया कहाँ हुई है इसका हमें पता चलता है। जैसे दिशा, ठिकान, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ आदि क्रिया विशेषण के बारे में हमें पता चलता है, जिसे हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कहाँ हुई है इसका पता हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण में होता है। जैसे दिशा, ठिकान, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ क्रिया कहाँ हो गई इसका हमें पता स्थानवाचक क्रिया विशेषण के माध्यम से पता चलता है। तीसरा उपप्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में हमें काल, समय का पता चलता है। समय का, दिन का, काल का हमें पता जिस क्रिया विशेषण से होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे काल, समय सुबह का है, दिन का है, रात का है आदि का पता हमें कालवाचक क्रिया विशेषण के माध्यम से चलता है। क्रिया कब हुई इसका जवाब हमें
कालवाचक क्रिया विशेषण से होता है, जैसे कल, समय, सुबह, शाम, रात, दिन, प्रतिदिन आदि की जानकारी हमें कालवाचक क्रिया विशेषण से होती है। क्रिया कितना हुई है इसका पता हमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण के माध्यम से होता है। क्रिया कितनी या फिर कितना हुआ है इसका पता हमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण से होता है, जैसे थोड़ा, ज़्यादा, कम, बहुत आदि के जवाब हमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण के माध्यम से मिलते हैं। यानी क्रिया में कितना कितनी हुई है इसका विशेषण यानी परिणामवाचक क्रिया विशेषण, इसमें थोड़ा, ज़्यादा, कम, बहुत आदि क्रिया विशेषण का ज्ञान हमें इस परिणामवाचक क्रिया विशेषण में होता है। आपके लिए एक सूचना दी है यहाँ पे कोष्टक में। क्रिया विशेषण शब्दों में देखो, क्रिया विशेषण शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये अव्यय कहलाते हैं। देखो, क्रिया विशेषण के माध्यम से जो बदलाव होता है ना, उस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वे अव्यय कहलाते हैं। इस तरह से क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। 5वां उपप्रश्न भाषा ज्ञान के अंतर्गत इन शब्दों के वर्ण विच्छेद करें। वर्ण विच्छेद करना इसका मतलब है हर एक अक्षर, ह्रस्व और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना। देखो, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करें इसका मतलब है राइट ईच लेटर सेपरेटली। प्रत्येक अक्षर हमें क्या करना है, अलग अलग लिखना है। जैसे पहला शब्द व्यापारी यानी व्यापारी, व, य, आ, प, आ, र और दूसरी वेलांटी है इसलिए दीर्घ ई। व्यापारी का हर एक अक्षर सेपरेट लिखने के बाद उसे हम क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। राइट ईच लेटर सेपरेटली। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है व्यापारी, व, य, आ, प, आ, र, ई। अब दूसरा शब्द यहाँ पे दिया है जौहरी, जो, ज अधिक अ अधिक ह अधिक अ, र अधिक दीर्घ ई। जौहरी, ज, अ अधिक ह अधिक अ अधिक र अधिक दीर्घ ई, जौहरी। आदेश, अ अधिक द अधिक ए, क्योंकि द के ऊपर यहाँ पे एक मात्रा है। आदेश, आ अधिक द अधिक ए अधिक श अधिक अ, आदेश। प्रमाण, प्र, अ अधिक म अधिक आ अधिक न अधिक अ, प्रमाण। प अधिक र अधिक अ अधिक म अधिक आ अधिक न बाणाचा अधिक अ, प्रमाण। यहाँ सभी ध्वनियाँ अलग अलग लिखी गई है, इसे वर्ण ध्वनि विच्छेद भी कह सकते हैं। यानी वर्ण विच्छेद के साथ साथ जब हम ये अक्षर सेपरेटली लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं, तो इसे हम यहाँ सभी ध्वनियाँ अलग अलग लिखी गई है, इसे हम वर्ण ध्वनि विच्छेद भी कह सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अब पन्ना क्रमांक 35 पर। भाषा ज्ञान के अंतर्गत छठा उपप्रश्न इन संज्ञा शब्दों की व्यक्तिवाचक
जातिवाचक और भाववाचक शीर्षकों के अंतर्गत तालिका बनाए। देखो हमें यहाँ पे किया गया है, क्या किया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हमें पहले व्यक्तिवाचक शब्द लिखने हैं, फिर जातिवाचक शब्द लिखने हैं और फिर भाववाचक शब्द लिखने हैं। जैसे व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति के नामों का इसमें समावेशक होता है। जैसे यहाँ पे व्यक्तिवाचक शब्दों में पहला दिया है भारत, उसके नीचे रानी, उसके नीचे सिपाही, उसके नीचे कनखी, उसके नीचे कौलन। यह व्यक्तिवाचक शब्द है। जैसे भारत, रानी, सिपाही, कनकी और कौलन ये व्यक्तिवाचक शब्द है, क्योंकि हम व्यक्ति के नामों से इसे जानते हैं। ये व्यक्तिवाचक। अब एक ही जातिवाचक समूह में आने वाले शब्दों को जातिवाचक शब्द कहते हैं। जैसे नगर, जैसे कौलन नगर में रहता था। व्यापारी, कौलन व्यापारी का काम करता था। उसकी पत्नी, कौलन की पत्नी कनकी थी। ताजमहल, मदुरई, ये क्या होता है, जातिवाचक शब्द है। इन शब्दों के हम क्या करते हैं, जातिवाचक शब्दों में इन्हें लिखते हैं। जैसे नगर, व्यापारी, पत्नी, ताजमहल, मदुरई। अब भाववाचक शब्द, जिसमें हम क्या करते हैं, विचारों के माध्यम से भाव भावना प्रतिपादित करते हैं। जैसे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी इज्जत, आदर, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। उसके बाद न्याय, सुख, संगति, स्वार्थ आदि भाववाचक शब्द है, जिससे हम क्या करते हैं, भाव भावनाएं व्यक्त करते हैं। जैसे प्रतिष्ठा, सुख, संगति और स्वार्थ आदि भाववाचक शब्द है। इस तरह से हम इन शब्दों का हम क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। व्यक्तिवाचक शब्द अलग लिखते हैं, जातिवाचक शब्द अलग लिखते हैं और भाववाचक शब्द अलग लिखते हैं। जैसे और एक बार मैं क्या करता हूँ, पहले व्यक्तिवाचक शब्द पढ़ता हूँ। जो व्यक्ति के नाम होते हैं, व्यक्ति के नामों से जाने जाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक शब्द कहते हैं। भारत, रानी, सिपाही, कनकी, कौलन। अब जातिवाचक शब्द नगर, व्यापारी, पत्नी, ताजमहल, मदुरई। भाववाचक शब्द प्रतिष्ठा, न्याय, सुख, संगति, स्वार्थ आदि। ये क्या है, भाववाचक शब्द है। इसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ करने को। यहाँ पे हमें उपक्रम दिया गया है। जैसे कौलन और कनकी इस पाठ का अध्ययन करने के बाद हमें कुछ करने को, यानी हमारा शब्द भंडार बढ़े, हमारी ज्ञान की मात्रा बढ़े, हमें विचार करने की क्षमता बढ़े, हम सरलतापूर्वक अपने विचार ले, हमें कठिनाइयाँ महसूस न हुए, हमें हिंदी का अध्ययन अच्छी तरह से करने के लिए मिले। इसलिए कुछ करने को इसके माध्यम से कुछ यहाँ पर उपक्रम बताए गए हैं, जिसका जिक्र मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ। कुछ करने को इसमें पहला जो प्रश्न है, एक, मित्रता अथवा सत्संगति विषय पर लगभग 150 शब्दों का एक निबंध अपनी कॉपी में लिखे। मित्रता अथवा सत्संगति विषय पर लगभग 150 शब्दों का एक निबंध अपनी कॉपी में लिखो। जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। जैसे आप लोग स्वावलंबन के माध्यम से, मित्रता के माध्यम से विचार लिख सकते हैं। और एक कहानी है छोटी, 2 मित्र और भालू की कहानी। इसमें देखो, सत्संगति में यदि हमें रहना है तो परेशानियों में हमें साथ देना है और सुख में भी उसे हमें क्या करना है, साथ देना है। जैसे
दो मित्र और भालू की कथा आप लोग यहाँ अच्छी तरह से लिख सकते हैं, जैसे निबंध के माध्यम से। इसकी कहानी कथा मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इसके ऊपर आप लोग अच्छी तरह से निबंध लिख सकते हैं। जैसे दो मित्र होते हैं, वो जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते समय बहुत दूर अंदर जंगल में वे जाते हैं, तभी एक सामने से भालू आता है। जैसे ही भालू आता है, दो मित्र जाते हैं, वो क्या उसमें का एक मित्र क्या करता है, भालू से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ता है, और दूसरा जो मित्र होता है ना, वो उसे पेड़ पर चढ़ने को नहीं आता, वो बेचारा वहीं पर डर कर घबराता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी ओर भालू आता रहता है, लेकिन उसे कहानी के माध्यम से एक बात पता चली होती है कि यदि कोई भी जानवर अपने पास आए या फिर भालू नज़दीक आए तो हमें ऐसे मरे हुए इंसान की तरह ज़मीन पर लेटना, ये उसे किसी ने तो बताया होता है। और वो बेचारा क्या करता है, उसके पास कोई भी ना उसे पेड़ पर चढ़ने को आता है, ना उसके पास इतना समय होता है। वो बेचारा क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए ज़मीन पर सांस रोक के लेटता है यानी ज़मीन पर आड़ा होता है। भालू आता है और क्या करता है, भालू नज़दीक जाता है उसके पास, उसे सूंघता है और उसे लगता है कि ये बेचारा तो गया है, मरा हुआ है, ऐसा छोड़कर वो बेचारा उसे आगे निकलता है। भालू जैसे ही आगे निकलकर जाता है, झट से उसका जो मित्र पेड़ पर चढ़ा होता है वो आता है और उसे कहता है कि तुम्हें भालू ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे कान में भालू ने क्या कहा। तो जो डरा हुआ जो बेचारा मित्र होता है ना, उसने खुद की अपनी रक्षा की होती है और वो कहता है, हाँ भालू ने मेरे कान में ये कहा कि बुरे मित्र से बच के रहना। इस तरह से आप लोग दो मित्र की कहानी भालू के माध्यम से निबंध रूपी लिख सकते हैं, या फिर सहायता के माध्यम से जो अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं ये भी लिख सकते हैं। यानी निबंध लिखने के लिए हमें क्या होता है, विषय दिया जाता है, उस विषय के अंतर्गत हमें निबंध लिखना होता है। मित्रता पर निबंध लिख सकते हैं, सत्संगति अच्छे संगत वाले लोगों पर निबंध लिख सकते हैं, प्राणियों के बारे में निबंध लिख सकते हैं। ये निबंध फिर व्यक्तिवाचक भी लिख सकते हैं, वर्णनात्मक लिख सकते हैं, चरित्रात्मक लिख सकते हैं, आत्मकथा पर निबंध लिख सकते हैं, कल्पना विलासात्मक निबंध लिख सकते हैं। यानी जो भी निबंध का प्रकार आपको अच्छा लगे उस विषय पर आप लोग अच्छी तरह से निबंध लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हिंदी की अच्छी पढ़ाई करना होता है, व्याकरण का ज्ञान लेना पड़ता है। तो आगे का प्रश्न कुछ करने को इसमें दूसरा, अपने प्रदेश की कुछ सुप्रसिद्ध कथाओं का संकलन करें और लाइब्रेरी पीरियड में इन्हें सुनाए। जैसे अपने प्रदेश की यानी अपने इर्द गिर्द, अपने गांव में, अपने यहाँ आसपास जो कथाएं घटना घटी होती है ना, ऐसी इन कथाओं को लिखना, संकलन करना यानी एकत्रित करना, और लाइब्रेरी पीरियड के समय इन्हें सुने और दूसरों को सुनाना। अब तीसरा एक उपक्रम यहाँ पे बताया गया है, पायल का सुंदर सा चित्र बनाए। ये बहुत ही आसान है, देखो लड़कियों के लिए भी आसान है और जिसका चित्र ड्राइंग अच्छा है उसके लिए भी ये आसान है। जैसे कनकी के हाथ में जो पायल होती ना, उस पायल का चित्र क्या करना है, आपको यहाँ पे निकलवाना है और उसे मुझे निकाल कर दिखाना है। इस तरह से हम कुछ करने को इस माध्यम से हम उपक्रमों के माध्यम से इन सवालों के जवाब अच्छी तरह से लिख सकते हैं। जैसे हमने इस पाठ में भाषा ज्ञान के अंतर्गत समान अर्थ वाले शब्द, उपसर्ग वाले शब्द, संयुक्त व्यंजन के शब्द, पूर्व प्रत्यय लगाए हुए शब्द आदि शब्दों का हमने क्या किया है, अध्ययन किया है। जैसे इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करें, इन संज्ञा शब्दों के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शीर्षकों के अंतर्गत तालिका बनाएं। कुछ करने को आदि उपक्रमों की हमने क्या की,
जानकारी ली है। इस तरह से इन भाषा ज्ञान रूपी सवालों के जवाब लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड कीजिए। और हाँ, हिंदी को हमें क्या करना है, जो यूनिट टेस्ट लेनी है, पहले जो 3 घटक है उस घटक के बारे में हमें यूनिट टेस्ट हिंदी विषय की देनी है। जैसे सूरज सा चमके, बुद्धि का सौदागर और सुबह, ये 3 कहानियाँ, 2 कहानियाँ और एक कविता के माध्यम से हमें यूनिट टेस्ट देने हैं। उसकी तैयारी भी करके रखो। और साथ में कोलन और कन की इस पाठ के सवालों के जवाब आप लोग अच्छी तरह से लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करें। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।